हाँ, अब देखते हैं उसके बाद कहाँ पे हम चल रहे थे। यूपी, पंजाब, एमपी में गेहूं सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी कौन सी गेहूं में क्रिटिकल बताया। फिर एक और आती है गेहूं में मार्कोनी, मार्कोनी, मार्कोनी या मार्कोनी होता है, मार्कोनी। ये क्या है? मार्कोनी या मैक्रोनी कहते हैं, मैक्रोनी, मैक्रोनी, मैक्रोनी ये है क्या? ये गेहूं की मैक्रोनी क्या रहता है? यह ऐसी प्रजाति है सूखे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र वाली प्रजाति, सूखे क्षेत्र में गेहूं, सूखे क्षेत्र में गेहूं की प्रजाति, सूखे क्षेत्र में गेहूं की प्रजाति मैक्रोनी। अब गेहूं से संबंधित और इसमें क्या है, गेहूं में कौन से रोग लगते हैं इस पे चर्चा करते हैं। प्रश्न आ जाता है इनमें से करनाल बंट रोग किस पे लगता है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो गेहूं में किट रोग एक लगता है, रस्ट, रस्ट रोग कहते हैं, रस्ट डिजीज होती है, ये रस्ट डिजीज है, इसलिए किट कहते हैं, किट रोग लगता है। ये किट जो लगता है ये 3 प्रकार से किट लगता है, 3 रंग का किट होता है। काला किट होगा, काला किट लगता है, काला किट, भूरा किट, भूरा किट, और कैसे किट में लगता है? धूसर भूरा किट हो जाता है। और सफेद किट को छोड़कर एक पीला किट लगता है, पीला किट। ये इतने प्रकार के किट रोग लगते हैं। ये किससे? गेहूं से। एक और रोग होता है, इसका नाम करनाल बंट है, करनाल बंट, करनाल बंट रोग। ये गेहूं के लगने वाले रोग हैं गेहूं पे। अब गेहूं की कुछ प्रजातियां हैं, प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन दे देता है, तो उनमें देखते हैं सोनालिका, ट्रैक्टर के नाम है उनसे याद रखेंगे कुछ नाम, सोनालिका ट्रैक्टर तथा सोनालिका। फिर अर्जुन, अर्जुन भी ट्रैक्टर आता है, अर्जुन, कुंदन, कुंदन, भवानी, भवानी। फिर पूसा, सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा एक ही में नाम है, पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा, पूसा वत्सला, वत्सला, पूसा बसंत, पूसा बसंत, पूसा अनमोल, पूसा अनमोल, अनमोल। कल्याण सोना बहुत इंपॉर्टेंट नाम पूछा गया, कल्याण सोना किसकी है फसल? कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? कल्याण सोना। और एक राज, राज 3077 ये भी पूछा गया है गेहूं की प्रजाति। तो कुछ प्रजाति मुख्य पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो गेहूं के बारे में हमने देखा, जलवायु वो कहाँ कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। फर्स्ट पे कौन चल रहा है गेहूं में? सेकंड पे, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, प्रति हेक्टेयर में उत्पादकता सबसे अधिक, प्रति हेक्टेयर में उत्पादकता में पंजाब फर्स्ट पे है, प्रति हेक्टेयर में पंजाब फर्स्ट। वैसे सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हम बढ़ते हैं चावल पे, देखते हैं चावल पे कुछ चीजें। चावल, चावल पे क्या है? यह धान, ये ऐसी जगह पे उगता है जहां पर काफी अच्छी मिट्टी हो, मतलब दोमट मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, कछारी मिट्टी कह सकते हो। तो काफी उपजाऊ मिट्टी में चावल की खेती होती है। धान जो है, चावल धान जो है सबसे उपजाऊ जमीन पे होता है धान। जब हम भारत पढ़ रहे थे तो यहाँ पर गोदावरी नदी थी, यहाँ पर कृष्णा, तो इनके बीच का क्षेत्र है, यहाँ का डेल्टाई जो क्षेत्र है इनके पास का, या इन नदी घाटियों का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या चावल की खेती बहुत होती है। तो प्रश्न कभी कहा चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा बेसिन जो है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। और ये इधर गंगा के मैदान के भी क्षेत्र में चावल बहुत अधिक पाया जाता है। पश्चिम बंगाल भी इधर क्षेत्र है, समुद्र किनारे पश्चिम बंगाल, इधर में बहुत पाया जाता है, उड़ीसा में बहुत पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी चावल बहुत है। तो चावल का क्षेत्र है। पहले चावल की थोड़ा सा देखते हैं क्या इसकी जलवायु कैसे, इसकी जलवायु किस जलवायु में रहता है। ये किस जलवायु में जब मानसून आता है जून जुलाई में, तब इस चावल खेती प्रारंभ की जाती है। तो उस समय क्या होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग ऊपर होता है। इस समय का टेम्परेचर जो है 25 से ऊपर ही रहता है लगभग।
और वर्षा ऋतु होती है, वर्षा काल होता है। तो चावल के लिए क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर। दूसरी, वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में ही चावल उगता है। तो चावल में पहला स्थान कौन रखता है, जो सबसे चावल के स्थान पर रखा जाए, वेस्ट बंगाल है, पहले नए डाटा के अनुसार बता रहे हैं। फिर सेकंड पे कौन चावल सबसे ज्यादा पाता है, यूपी। मेन ऊपर के देखते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, उससे हमें मतलब नहीं है, पंजाब है, क्या हमें पहले दूसरे पे आ गया। अब चावल से संबंधित कौन सा रोग होता है, रोग में इसमें खैरा रोग लगता है। खैरा रोग पूछा जाता है, किस फसल संबंधित है, इस पे जस्ते की कमी से हो जाता है ये रोग, जस्ते की जिंक की कमी से, जस्ते जिंक की कमी से। प्रजातियां इसकी कौन सी प्रमुख है, चावल की कौन सी प्रजातियां प्रमुख है, एक तो है जया पद्मा, पूछे गए हैं प्रश्न ये, जया पद्मा, फिर कृष्णा, कावेरी, पूसा सुगंधा, विजया, जगन्नाथ। ये इस प्रकार के चावल हैं, ये फेमस चावल हैं, इनकी प्रजातियां हैं, कुछ चावल की प्रमुख प्रजातियां, खासकर जया पद्मा और कृष्णा, ये पूछे जा चुके हैं कई बार। तो इस प्रकार हम देखते हैं चावल की प्रजाति संबंधित, चावल से संबंधित जो प्रश्न पूछे संभावना रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर हमने चर्चा की थी। अब जो है किसमें देखते हैं, दलहनी फसलों में, दलहनी फिर नकदी फसल देखते हैं, नकदी फसल में प्रमुख कौन है, गन्ना है, गन्ना। तो गन्ना के लिए क्या रहता है, गन्ना के लिए पानी जो है, वर्षा कैसी चाहिए, 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए वर्षा। टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। गन्ना एक ऐसी फसल जिसको पानी की काफी आवश्यकता रहती है। गन्ना सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है, फर्स्ट पे तो यूपी रहता है, जानते हैं कि गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है नकदी फसलों में। फिर दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका। बात ये नहीं है कि इससे प्रश्न आते हैं, कभी कभी अब इससे थोड़ा सा स्तर बढ़ा दिया है गन्ने से। और भारत में जो है चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब चीनी कृषि आधारित उद्योग में चीनी ही आई गन्ने से। तो पहली चीनी मिल पूछा जाता है कहाँ लगी, तो पहली चीनी मिल एक बार प्रश्न आ चुका है। पहली चीनी मिल, अब तो बहुत सारी चीनी मिल है। पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया जिला पड़ता है यूपी में, देवरिया के प्रतापपुर जगह पर लगी थी, देवरिया के प्रतापपुर में लगी। लेकिन अब प्रश्न कॉन्सेप्ट पे कुछ पूछते हैं, जैसे पूछता है कि यदि उत्तर भारत में गन्ने की पैदावार दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक है, लेकिन जो चीनी मिलों की संख्या जो है दक्षिण भारत में अधिक क्यों है। अब इसका कारण क्या है, दक्षिण भारत में कैसे चीनी मिल अधिक लग पाई। पहली बात तो जो अपने वहां गन्ना जो प्रति हेक्टेयर में है उतना नहीं है, जितना 1 हेक्टेयर में गन्ना होना चाहिए उतना नहीं, जितना महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर में गन्ना लगता है। दूसरी बात, यहाँ के गन्ने में शर्करा जो है कम रहती है। कभी प्रश्न आ जाता है गन्ने में, अपने उधर उत्तर भारत में गन्ने में शर्करा क्यों कम हो जाती है, क्योंकि अपने वहाँ शीत ऋतु जब आती है बहुत विकट आती है, तो पाला भी गिरता है। जब पाला गिरता है तो गन्ने की शर्करा कम हो जाती है पाले में। वही जो दूसरी ओर जाते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहाँ शीत ऋतु इतनी आती ही नहीं है, वहाँ मौसम एक समान रहता है, तो वहाँ पाला तो गिरता नहीं, तो वहाँ की शर्करा भी ज्यादा होती है गन्नों में। तीसरी बात, वहाँ का मौसम एक समान बना रहता है, तो चीनी मिलों की जो अवधि है काफी दिनों तक चलती रहती है। यहाँ पर वर्षा हुई फिर कम हो गया, शीत ऋतु आई फिर बंद हुआ, तो चीनी मिल भी यहाँ पर सतत रूप से नहीं चल पाती है। वहाँ पर तकनीक कहीं ना कहीं उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक है।
तो ये सब यदि कारण देता है तो ये कारण सही रहता है कि चीनी मिलों का विकास जो है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक हुआ है। अब हम देखते हैं भारत में जो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग, क्योंकि ये सूती वगैरह जो है ये कपास से मिलते हैं, तो ये कपड़ा आधारित उद्योग कृषि से संबद्ध हो जाता है। अब देखते हैं उसके बाद जो है नकदी फसल में कपास। कपास में क्या रहता है, कपास में मेन जो कपास कहाँ उगती है जानते हैं, काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी में। काली मिट्टी है कहाँ, बताया था उत्तर पश्चिम के मालवा क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम भारत, तथा पश्चिम भारत, पश्चिम भारत, पश्चिम भारत। ये किसकी खरीफ फसल है, कहने का मतलब ये जब मानसून आता है तब इस ये जो है कपास की खेती शुरू की जाती है। अब क्या रहता है कपास की खेती में, कहाँ सबसे ज्यादा है कपास, तो गुजरात, गुजरात रहता है और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो जो कपास खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है। अब फिर उसके बाद और जो कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये सब हम इंफॉर्मेशन पूरी मिट्टी में कर चुके हैं। कपास की खेती के लिए क्या आदर्श दशाएं हैं, जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लगभग आसपास होना चाहिए, मतलब गर्म लगभग होना चाहिए, गर्म मतलब न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। वर्षा भी 100 सेंटीमीटर 50 से 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और नकदी फसलों में कौन सी आ जाती हैं, तंबाकू के बारे में। तंबाकू, अब पहले तंबाकू बारे में इंफॉर्मेशन इतनी हो सकती है, तंबाकू भी नकदी फसल में आती है। तंबाकू से जुड़ी बात, पहले आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे था, अब गुजरात है। सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ है, गुजरात। उत्पादक में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य गुजरात हो चुका है। तो तंबाकू से जुड़े इसका जो मेन तंबाकू बोर्ड है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू से संबंधित बातें हो गई। फिर तंबाकू के बाद जो हम देखेंगे कौन सी, रबड़, कॉफी और रेशम पे हम चर्चा करते हैं। तो रबड़ कॉफी पे चर्चा करने से रेशम की हम चर्चा करेंगे। रेशम, रेशम क्या है, रेशम के कीट से प्राप्त होता है, या समझिए प्रोटीन से बनाता है। रेशम के कीट की जो प्यूपा और कैटरपिलर ये सब अवस्थाएं होती हैं, उनमें जो प्रोटीन एक जो अपने चारों ओर एक खोल बनाता है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उसी जो खोल से ही, जो कोश से हम रेशम प्राप्त करते हैं, रेशम का धागा, उसी से रेशम का धागा बनता है। तो एक प्रोटीन से निर्मित होता है रेशम। ये जीवन चक्र पूरा पढ़े, उसको हम यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें कृषि पे पूरा कार्य करना है। बायोलॉजी में पूरा ये चैप्टर आ जाता है। इसके 4 चक्र होते हैं, जैसे एग होगा, फिर कैटरपिलर होगा, फिर उसके बाद जो है प्यूपा आएगा, प्यूपा के बाद मॉथ होता है, ये सब होता है, तब रेशम निकलता है। लेकिन हमें यहाँ कृषि संबंधित चर्चा करनी है। तो रेशम के एक तो प्रकार हो जाता है, रेशम कीट से मिलता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, कीट से प्राप्त, ये एक रेशम हो गया, रेशम कीट से प्राप्त होने वाला। इसको मलबरी रेशम कहते हैं, मलबरी रेशम, मलबरी रेशम जो कि रेशम कीट से प्राप्त हो जाए। किस पौधे में होता है, शहतूत में मुख्यतः ये रेशम कीट रहता है, शहतूत। अब बात आती है रेशम के और प्रकार कौन से हैं। रेशम कितने प्रकार से है, एक तो हो गया ये रेशम, मलबरी रेशम, मलबरी रेशम, मलबरी रेशम, रेशम। दूसरा मूंगा रेशम, मूंगा रेशम। दूसरा इरी रेशम, इरी रेशम। फिर टसर रेशम, टसर रेशम। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रेशम, मलबरी रेशम पाया जाता है। और जो पूरे भारत में रेशम पे पहले स्थान पे कौन, कर्नाटक है, कर्नाटक, 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 कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका हो गया, या कर्नाटका ऐसे है, कर्नाटका, कर्नाटक। फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये पूरे रेशम की बात करते हैं, जहां मलबरी हो, मूंगा, इरी से मतलब नहीं, रेशम, रेशम उत्पादन में, रेशम उत्पादन में, उत्पादन में।
अब जो कहा जाए मूंगा रेशम सबसे ज्यादा कहाँ होता है और इरी रेशम, दोनों रेशम सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं। कहाँ? असम में। ये दोनों रेशम और कहीं नहीं होते, मूंगा इरी असम में। और टसर रेशम झारखंड और मणिपुर। जो ऑप्शन में झारखंड मिलता है तो झारखंड वरना मणिपुर, ये दो प्रकार से होते हैं। वैसे ये एक तो होता है ट्रॉपिकल टसर जो ये झारखंड में है, फिर ओक टसर है करके, ओक टसर ये मणिपुर में। लेकिन इतना ही याद रखो, टसर झारखंड मणिपुर में। प्रश्न आ जाता है कभी कभी मिलान में, तो मूंगा इरिगेशन पूछ लिया जाता है, वो मलबरी नहीं पूछते हैं। अब उसके बाद चर्चा करते हैं कॉफी या कॉफी से रिलेटेड बात। जो कॉफी जो होती है वो गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ गर्म जलवायु क्षेत्र हो, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में मिलती हो, ढलान वाली जमीन हो, वहाँ कॉफी पाई जाती है। कॉफी झाड़ियों के रूप में होती है। इसको बीज से इस पौधे को तैयार किया जाता है, बीज से इस पौधे को लगाया जाता है। कॉफी इसकी दो किस्म हो गई, रोबेस्टा। भारत में दो ही किस्म यूज की जाती हैं, अरेबिका, रोबेस्टा और अरेबिका। सबसे ज्यादा भारत में कॉफी कहाँ है पाई जाती? कॉफी की खेती होती है, कॉफी तैयार की जाती है कर्नाटक में, फिर केरल, तमिलनाडु। चाय, इसके लिए हमें बताया जलवायु दशा कैसी होनी चाहिए? उष्ण कटिबंध क्षेत्र होना चाहिए, मैं बता दिया उष्ण कटिबंध। वर्षा अधिक होनी चाहिए, वर्षा 200 सेंटीमीटर, ढलान वाली जमीन होनी चाहिए, बीज द्वारा होती है कॉफी का पौधा। अब देखते हैं कॉफी, कहवा ये पेय पदार्थ हैं। अब जो है इसके बाद चाय की चर्चा करते हैं। चाय क्या है? चाय के लिए भी यही है, 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। लेकिन यह जो है उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में हो सकती है। उष्ण या उपोष्ण में कटिबंध मतलब उष्ण से कम भी होगा तब भी ये कॉफी चाय के लिए वह स्थान उपयोगी है। यहाँ पर भी क्या ढलान वाली जमीन होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉफी का पौधा होता है उसकी जड़ों में जल ना रुक पाए, तो ये होती है कॉफी के चाय के लिए बात। चाय में भी हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे असम रहता है, असम फर्स्ट पर है। दार्जिलिंग कॉफी की एक किस्म है, ग्रीन गोल्ड किस्म फेमस है, ग्रीन गोल्ड। इस प्रकार ये हमने देख लिया कुछ बागानी फसलें। अब देखते हैं जो कुछ फसलें जैसे दलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलों से क्या क्वेश्चन रहते हैं? दलहनी फसलों का मतलब दाल। भारत सबसे ज्यादा दुनिया में दाल का उत्पादन करने वाला देश है, फिर भी भारत दाल का क्या करता है? आयात करता है, क्योंकि भारत में खपत दाल की बहुत ज्यादा है और दाल जो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो भारत के लोग जो थाली में दाल का लेना बहुत पसंद करते हैं। इसी कारण जो भारत में दाल सबसे ज्यादा होते हुए भी दाल कम पड़ जाती है। तो दाल में सबसे ज्यादा मात्रा में चना की पाई जाती है, सबसे ज्यादा दालों में चना सबसे अधिक है, सबसे अधिक मात्रा में चना सबसे, मगर है कौन सी? अरहर भी दाल है, मूंग है, मटर है, ये सब दालें हैं, उड़द है, दाल है। अब जो चना और इसमें से प्रश्न क्या रहते हैं? एक तो प्रश्न ये रहता है इनमें से ये चना में कौन सा रोग लग जाता है? उकठा रोग लगता है अरहर में, उकठा। ये चना में भी लग जाता है, अरहर में भी लगता है। ये चना, अरहर और मटर, ये तीनों में कौन सा रोग लग जाता है? उकठा रोग ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मटर में भी कौन सा? बुकनी रोग लग जाता है, बुकनी प्रायोरिटी है तो मटर के लिए साथ में बुकनी फर्स्ट पे देंगे, उकठा बाद में देंगे, उकठा रोग। और दूसरी बात रहती है कुछ किस्म होती है, जैसे अरहर की जो प्रजाति है पूछी गई है, तो बहार एक प्रजाति है अरहर की, बहार। मालवी चमत्कार पूछा गया, मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है? चमत्कार। ये मटर की जो बिना पत्ती पर्णविहीन
प्रजाति है। कौन सी मटर की पुरानी प्रजाति है? अर्पणा। उसका नाम क्या है? अर्पणा। अर्पणा। और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? इसी से प्रश्न पूछेंगे। और मटर की कौन सी फेमस किस्म है? शिखा, शिखा किरण, इस प्रकार शिखा रचना, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इन फसलों से संबंधित दलहनी चना है, अरहर है, मूंग। जानते हैं चना किसकी फसल है? रबी की फसल है। उड़द मूंग जो है ये किसकी आती है? खरीफ की फसल में आती है। तो इनसे प्रश्न रहते हैं। अब जो है मोटे अनाज में देखा जाए चना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। और वैसे देखा जाए चना कहाँ पर है? चना है मध्य प्रदेश क्षेत्र में। अब देखते हैं तिलहनी फसलों में। तिलहनी फसल, तिलहनी फसल, तिलहनी फसल मतलब ऐसी फसल जो ऑयल सीड हो, ऑयल सीड फसल हो जो जिसमें तेल प्राप्त होता है। तिलहनी फसल वही कही जाती है। जैसे सरसों, सरसों, तिल, तिल, सरसों, फिर सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली, ये कौन तिलहनी फसलें हो गई? मूंगफली, अरंडी, अरंडी, ये सब तिलहनी फसलें तेल से निर्मित होने वाली, तेल इनसे निकलता है। अब क्या है? सरसों क्या है? सरसों सदा कहाँ? राजस्थान में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन पूछा था भाई, कई बार पूछा था सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, उत्पादन होता है? एमपी में। मूंगफली सबसे ज्यादा लेटेस्ट डाटा के अनुसार कहाँ पर है? गुजरात में। प्रश्न आता है सबसे अधिक इनमें से किसमें प्रोटीन होती है? सबसे अधिक प्रोटीन इसमें होती है। सबसे अधिक प्रोटीन मूंगफली में, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन से भी ज्यादा, सबसे अधिक प्रोटीन सेकंड पे सोयाबीन है। फिर इससे और संबंधित प्रश्न क्या होते हैं? जो सबसे अधिक तेल की मात्रा तिल से प्राप्त होती है, सबसे अधिक तेल, अधिक तेल की मात्रा, अधिकतम तेल की मात्रा प्राप्त होती है। ऑप्शन दे देगा ये, तिल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली। पहले पे ये, फिर दूसरे पे मूंगफली में तेल प्राप्त होता है। अब और संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं इनसे? सरसों की किस्म जो है, प्रजाति कौन है? वरुणा, वरुणा है। एक जो सरसों पूसा गोल्ड है, पूसा गोल्ड है, ये प्रसिद्ध प्रजाति पूछी जा चुकी हैं। कुछ चीजों की मूंगफली की पूछी बहुत जाती है। चंद्रा, चित्रा 64, चित्रा 64 और कौशल, ये इनकी प्रजाति है मूंगफली की, मुख्यतः पूछी हुई है। प्राय काफी एग्जामों में हमने देखा है। सरसों और ये वरुणा, पूसा गोल्ड, और ये जो क्या नाम है इसका? मूंगफली। कौशल है, कहीं मिलान में दे देता है, कहीं चित्रा दे देता है। तो ये संबंधित तिलहनी फसलें हो गई। भारत में तिलहन की पैदावार, गन्ने की खेती नकदी फसलों के चक्कर में कम की जाती है, इसीलिए जो है रिफाइन वगैरह 200 लगभग काफी कितना महंगा कास्ट होता जा रहा है। जो भारत में सरसों वगैरह की खेती होती तो जो रिफाइन जैसे क्रूड ऑयल, जो कच्चा ऑयल होता है उसको बनाते हैं, पूरा बना के रिफाइन करके जो पाम ऑयल से उसको पक्का करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, तो इतना कास्ट पड़ जाती है उसकी, वो इतना महंगा नहीं होता। बाकी हम सभी लोग रिफाइन पे ही निर्भर हो गए। अब देखिए उसके बाद जो है कुछ चीजें हैं, झूम खेती, स्थानांतरित खेती की बात करते हैं। स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित, स्थानांतरित खेती। तो दलहनी फसल हो गई, तिलहनी फसल हो गई, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया। रबड़ में भी यही रहता है, रबड़ सबसे केरल में पाया जाता है। रबड़ के लिए भी उष्ण कटिबंधीय या उष्ण सदाबहार जलवायु, जहाँ से बारिश हो, गर्मी हो, वहीं। स्थानांतरित किस क्या होती है? ये ज्यादातर जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है, या पर्वत, जो पर्वतों पे जंगल होते हैं वहां सबसे ज्यादा स्थानांतरित कृषि देखते हैं। स्थानांतरित का मतलब ही कृषि का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ये क्या होता है, जनजातीय क्षेत्र होते हैं या बहुत जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जंगल ही जंगल है, तो उसको जंगल को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद वहाँ खेती कर ली जाती है। खेती के बाद जब वो जमीन उपयोगी नहीं रहती है तो उसको जला के आगे बढ़ा जाता है, वो जमीन परती छोड़ दी जाती है, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। तो इस प्रकार जो स्थानांतरित खेती होने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। जो वृक्ष हरे भरे थे वो तो कट गए और वो जमीन भी आखिर में यूजलेस हो गई। तो इस प्रकार स्थानांतरित खेती कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो है काफी दुष्परिणाम पर्यावरण के प्रति हो रही है, लेकिन ये बंद भी नहीं हो सकती, इसका कोई अल्टरनेटिव निकल नहीं रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खासकर होती है ये।
तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत, इसके नाम अलग अलग हर जगह। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा होती है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ इसका मतलब होती है? कोई ऑप्शन हो जाए? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सब जगह में ही होती है। अब क्या बात रहती है, इसको वहाँ क्या कहते हैं? सबके नाम अलग अलग हैं। वहाँ इसको झूम खेती कहते हैं, झूम खेती। मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में बेवार नाम हो जाता है, बेवार, पोंडू, बेवार, मसान, दहिया, इन नामों से इसको जाना जाता है। उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? उड़ीसा में कमांग। फिर इधर चले जाते हैं, इधर चले जाए जो हम पश्चिमी घाट में इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में पूछे गए हैं प्रश्न, पश्चिम घाट में इसको क्या कहते हैं? सांख्य जी को कुमारी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न इस पे आए तो हम लोग कुछ विशेष नाम जो है याद रखेंगे। अब हम स्थानांतरित खेती होने के बाद तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं खेती में संबंधित, पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या देखते हैं इनमें। जैसे सबसे आवश्यक तत्व, मुख्य आवश्यक तत्व CHO याद रखेंगे। CHO मतलब कार्बन, ये आवश्यक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मुख्य आवश्यक तत्व है। ये किससे मिलता है? कार्बन वायु से, हाइड्रोजन जल से, ऑक्सीजन क्या है? वायु से मिलती है। तो पौधे के आवश्यक में ये तत्व हो गए। और मुख्य और जो आवश्यक तत्व हैं, मुख्य आवश्यक तत्व जो है कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और NPK, पोटेशियम। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मुख्य आवश्यक तत्व हैं। ये तो आवश्यक है ही, ये तो आधार है किसी भी पौधे के वृद्धि के लिए, लेकिन ये उनके लिए आवश्यक, उसकी वृद्धि करते रहने में सहायक है। इसका अनुपात पूछा जाता है 4:2:3 होता है, 1 होता है, 4:2:1। इनको इस अनुपात में मिलाया भी जाता है, अलग से दे दिया जाता है पौधों को NPK। और इसके अलावा कौन से द्वितीय पोषक तत्व कौन से होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व देखा जाए, ये भी मुख्य पोषक तत्व में ही आते हैं। तत्व कौन है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कौन सा लगता है? सल्फर है। ये भी मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं पौधों के लिए। फिर एक आता है निम्न आवश्यक तत्व, अल्प आवश्यक तत्व आवश्यक है लेकिन बहुत कम, अल्प आवश्यक तत्व या अल्प मात्रा में होते हैं, कह सकते हो, अल्प आवश्यक तत्व हैं। तत्व कौन से? ये लोहा हो गया, फिर जिंक हो गया, मतलब जस्ता, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, फिर मॉलिबेडनम, बोरान और क्लोरीन। ये प्रश्न हम आए हैं इसीलिए हमने लिखा है। जब जैसे प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न रख देते हैं। इसमें पूछा जाता है अल्प आवश्यक तत्व इनमें से कौन नहीं है, रख देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, जिंक, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये अल्प आवश्यक तत्व नहीं है, ये मुख्य आवश्यक तत्व है। इस प्रकार के या सबसे सूक्ष्म मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं इनमें से? तो जैसे दे देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे टिक लगाएंगे। प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, तभी ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। जो मुख्य आवश्यक तत्व ये हो गए, फिर जो सबसे अत्यंत आवश्यक है लेकिन मुख्य आवश्यक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मुख्य आवश्यक तत्व में पूरे आ जाएंगे, दोनों कंबाइंड कर दिया जाए। अल्प आवश्यक में ये आ जाएंगे और आधार तो इन्हीं का होता है। कुछ चीजें और हैं, बस इसमें इससे लगभग प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहेंगी।
एक तो है कुछ चीजें पूछ लेते हैं जो मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज से, मोटे अनाज में कुछ चीजें पूछते हैं मोटे अनाज से, खासकर उनके रोग जो होते हैं पूछ लेते हैं। एक तो पहले तो मक्का फसलों की रानी कहा जाता है इसे, फसलों की रानी, मक्का के बारे में रानी। क्यों? क्योंकि मक्का जो होती है रबी की भी फसल है, खरीफ की फसल है, मुख्यतः देखा जाए जायद की भी फसल है, तीनों सीजन में लगती है। तो इसलिए ये साल भर लगने वाली फसल है, ये वर्ष भर लगाई जाने वाली फसल। सबसे फर्स्ट पे कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटका सबसे फर्स्ट पर है, कर्नाटका पहले स्थान में, मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। ये चारा के भी रूप में होता है, जैव ईंधन के भी इसके रूप में किया जाता है, और खाने में तो किया ही जाता है मक्का। तो इसके बहुत सारे आयाम है, बहुत उपयोगी है। अब उसके बाद हम देखते हैं मक्का के बाद ज्वार भी इसी प्रकार से मोटे अनाज में। ज्वार में ऐसा कुछ मुख्य नहीं है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें से कोई खास बात नहीं, खरीफ की फसल है, इतना इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। फिर देखते हैं बाजरा, ये भी जो है मोटे अनाज की फसल है। अब हम देखते हैं क्या इनमें से कौन से प्रश्न ज्यादा रखते हैं। तो इनसे जो रोग है, जो इनमें जो रोग लगता है, वो एक तो बाजरा में जो रोग लगता है उसका क्या नाम है? हरित बाल रोग बहुत पूछा था। हरित बाल रोग किससे लगता है? हरित बाल रोग किस में लगता है? बाजरा में लगता है। और एक होता है कंडू रोग, कंडुआ या कंड रोग, कंड या कंडुआ कह देते हैं, कंडुआ, ये रोग पूछा गया है। तो इसमें बाजरा में भी लगता है, यही ज्वार में भी लगता है। एक आता है इसमें जो मक्का में तुलसीता रोग लगता है, तुलसीता रोग। तो इस प्रकार इस पे रहता है प्रश्न। अब जैसे कुछ चीजें हैं, एक होती है जैव उर्वरक, थोड़ा सा बता रहे हैं, टॉपिक बनता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या रहता है? कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कुछ समय के लिए उगाई जाती हैं, बाद में उसको क्या कर दिया जाता है? जोत दिया जाता है। जोतने पर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया उसको महीन कणों में भी विभाजित कर देते हैं। जब उसमें कोई फसल उगाई जाती है तो वो काफी उसके लिए उर्वरक के रूप में कार्य करती हैं, जो इस प्रकार की जैव उर्वरक फसलें हैं। तो जैव उर्वरक फसलें कौन है? जैव उर्वरक कौन से हैं? लोबिया है, ढैंचा, सनई है, ये जैव उर्वरक फसलें हैं। लोबिया है, ढैंचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है। इनको क्या करते हैं? उगाते हैं, फिर उसी के साथ जिनको जोत देते हैं तो ये पूरी मृदा में मिल जाती हैं, जो कि उर्वरक का काम करती हैं। ये नाइट्रोजन वगैरह बहुत अच्छे से पौधे को देती हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लोबिया देती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मात्रा होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देती है लोबिया। अब उसके बाद फिर ढैंचा आता है। अब कुछ जैव उर्वरक और भी होते हैं, जैसे नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, ये क्या होता है? इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। ये क्या चावल की खेती में नील हरित शैवाल को यूज किया जाता है। तो इसमें जो है ये जो क्या करता है, चावल की जो है नाइट्रोजन प्रदान करता है चावल को, और चावल भली प्रकार से काफी फलीभूत होता है। उस प्रकार से एक एजोला है, एजोला ये घास होती है, फर्न की एक घास होती है एजोला। इसको भी किसमें? चावल की खेती के साथ इसका उपयोग किया जाता है, धान की खेती में। तो ये भी जो है फर्न घास में होती है, इसको भी यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। ये किसके लिए होती है? दोनों, धान। प्रश्न आ जाता है, धान के लिए जो है नील हरित शैवाल और एजोला किस फसल के लिए उपयोगी रहते हैं? जैव उर्वरक के लिए धान के लिए मुख्यतः उपयोगी रहते हैं। फिर एक होता है एजोटाबैक्टर कह देते हैं, ये जीवाणु होता है। और एक होता है तुम्हारा राइजोबियम, ये दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये क्या होता है? ये नकदी फसल, ये गन्ना के लिए, ये नकदी फसल में गन्ना के लिए बहुत उपयोगी होता है।
गन्ना, नकदी फसल गन्ना के लिए। नकदी फसल गन्ना में किस प्रकार होता है, ये क्या होता है कि जो ये एजिटोबैक्टर नामक जीवाणु जो होता है गन्ने की जड़ों में, या जो नकदी फसल होती है, तिलहनी फसलें होती हैं, या जो कह सकते हैं दलहनी फसलों को छोड़ दें, नकदी फसल हो गई, खाद्यान्न फसल हो गई, तिलहनी फसलों में उनकी जड़ों में पौधों की पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से रहता है। तो वायु से जो नाइट्रोजन आती है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर पौधे को पोषक तत्व के रूप में देता है, जिससे पौधे में वृद्धि अच्छी खासी होती है। तो इसलिए ये कहाँ है, जीवाणु है, जीवाणु है, जीवाणु